Hello, Assalamu alaikum. In this video, we are going to study about the restrictive lung diseases. तो restrictive lung diseases हमारे पास क्या होते हैं? एक ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट को इंस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम हो, तो वो लंग्स को फुली फिल नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी मिलती है एट द एंड और ब्रेथलेसनेस फील होती है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इसी तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जो कि मैं पहले जिस पे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में है। उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड ओ फॉर आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में प्रॉब्लम आए तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, और इंस्पायर करने में प्रॉब्लम आए या इनफ्लो के अंदर प्रॉब्लम आए तो वो रेस्ट्रिक्टिव है। लंग को प्रॉपरली फिल नहीं कर पाते। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नली बाहर की कोई चीज़ जैसे कि डायफ्राम वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, और कोई अंदर की चीज़ जैसे कि लंग के अंदर फिब्रोसिस हो रहा है, लंग की जो वॉल है या जो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, वो बिल्कुल हार्डन हो गई है, तो वो इंट्रिंसिक आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास देखते हैं कि भाई रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है वाइटल कैपेसिटी और उसमें अपना कैपेसिटी और वॉल्यूम्स के अंदर। तो हमारे पास जो कि है कैपेसिटीज़ तीन तरह की जो कि है इफेक्ट होती हैं। एक है वाइटल कैपेसिटी, डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और फिर इसके बाद हमारे पास है टोटल लंग कैपेसिटी, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे पास दो वॉल्यूम है, एक हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम है, दूसरा हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है। तो ये दोनों हमारे पास वॉल्यूम्स जो है डिक्रीज़ हो जाते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ हैं वो सब रेस्ट्रिक्टिव में डिक्रीज़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये चार्ट आता है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस का नाम दिया हुआ है और क्लासिफाई किया गया है। इंट्रिंसिक को सबसे पहले देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है थोरेसिक वॉल। तो थोरेसिक वॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग के अंदर या टेकिंग एयर इन फिलिंग द लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसके बाद न्यूरोमस्कुलर में हमारे पास कुछ चंद बातें आ जाती हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस आ जाता है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस आ जाता है, पोलियोमाइलाइटिस आ सकता है, गुलियन बेरी सिंड्रोम आ सकता है, मायोटोनिक और फ्रेनिक नर्व की अगर इंजरी हो जाए तो ये सब हमारे पास किस चीज़ को वो करते हैं, हमारे पास न्यूरोमस्कुलर रीजंस हैं जिससे हमें एक्सट्रिंसिक लंग डिजीजेस हो सकता है। डायफ्राम का पैरालिसिस हो सकता है, या पे प्लूरल की थिकनिंग हो सकती है। ये सब हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक यूजुअली हमारे पास क्या है, डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीजेज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज, ये सब हमारे पास इंट्रिंसिक के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल लंग डिजीजेस। तो ये जो ऑक्यूपेशनल है वो ऐसे लंग डिजीजेस जिसमें हमारे पास कोई ना कोई काम से रिलेटेड या किसी चीज़ पे अगर किसी बंदे का पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से होता है। इसमें कुछ एग्जांपल आ जाती है, फार्मर्स लंग आ जाता है, बर्ड फैंसियर्स लंग्स आ जाता है, केमिकल वर्कर्स लंग आ जाता है, या फिर मिलर लंग आ जाता है। ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से क्या क्या होता है, बेसिनोसिस होता है। फिर इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक डस्ट की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, सिलिकोसिस होता है और बेरिलियोसिस होता है। फिर बात करते हैं इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमूनिया। कुछ ऐसे नमूनिया जिनके रीजंस का हमें कुछ नहीं पता। इडियोपैथिक पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाता है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया होता है, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस हो जाता है, जो कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से हो सकता है। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है जो कि हमारे पास अदर्स की कैटेगरी है, जिसके अंदर सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, रिमेटोलॉजिकल कैप्लान और वेस्कुलाइटाइट्स और एजोनोफिलिक और इंटरस्टिशियल डिजीजेस, जिसमें हमारे पास एजोनोफिलिक इम्यून रिएक्शंस हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो कि इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस है, तो इम्यून रिएक्टिविटी की वजह से हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक निमोनिक आता है याद रखने के लिए कि कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास रेस्ट्रिक्टिंग लंग डिजीज़ हो सकता है। तो पेंट के नाम से एक निमोनिक है, P फॉर प्लूरल, A फॉर एल्विलर इश्यूज, I फॉर इंटरस्टिशियल,
N for neuromuscular, T for thoracic cage abnormalities। तो ये हमारे पास एक निमोनिक हो गया जिससे आप याद रख सकते हो कि भाई हमारे पास क्या कॉज है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ का। तो ये सारे कॉज हैं, इसमें एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों मिलाए हुए। फिर हम बात करते हैं एस्बेस्टोसिस क्या है। एस्बेस्टोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास एस्बेस्टोस एक पार्टिकल है, वो जो कोल की डस्ट होती है वो जब आपने इनहेल कर दी तो उसकी वजह से हमें होता है। और ये हमारे पास तब होगा जब कोई कोल वर्कर है या कोई ऐसा बंदा है जो काम कर रहा है कोल्स के करीब, तो उसको जो कि है एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। सिलिकोसिस क्या है, हमारे पास जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो उनके जो वो डस्ट निकल रही होती है उसको हम बोलते हैं सिलिकॉस। ये क्ले और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हमारे पास आता है। तो स्टोन्स में से निकलने वाली जो एयर होती है उसको हम कहते हैं, उसकी जो इनहेलेशन हो जाएगी तो उस बीमारी को हम कहेंगे सिलिकोसिस। वो भी हमारे पास लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब ये हमारे पास ये ऐसी कंडीशन है, नाम ही बता रही है कि हमारे जो एयरवे हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों से सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और फ़ौरन रिएक्ट करके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर हम उस इन्फ्लेमेशन को कह देते हैं न्यूमोनाइटिस, क्योंकि एयर के थ्रू जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है तो हमने न्यूमोनाइटिस उसका नाम रख दिया। अब ये जो एलर्जिक हमारे पास होता है ये अलग अलग सब्सटेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि फंगस, स्पोर्स, बैक्टीरिया, एनिमल या फिर प्लांट प्रोटीन, या फिर कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के सर्टेन केमिकल्स होते हैं, कुछ जो केमिकल्स हो डिफरेंट उनकी वजह से भी हो जाता है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से भी हो सकता है, मोल्डी हे की वजह से, या फिर बर्ड की जो ड्रूपिंग्स होती हैं उनकी वजह से हमारे पास हो सकता है क्या चीज़, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो हमारे पास फार्मर्स लंग है, मशरूम वर्कर्स लंग है, मिलर्स लंग है। तो ये सारी एग्जांपल्स हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में आती हैं, हमने पीछे चार्ट के अंदर भी पढ़ा। फिर हमारे पास दो और चीज़ें आती है, बेरिलियोसिस और बेसिनोसिस। अच्छा, बेरिलियोसिस हमारे पास क्या होता है, बेरिलियम मेटल को अगर हम इनहेल कर दें, उस मेटल की डस्ट पार्टिकल या उस मेटल के पार्टिकल्स को अगर हम एयरवे के थ्रू इनहेल कर देते हैं, उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम कॉज होती है उसको हम बेरिलियोसिस कह देते हैं। और जो हमारे पास कॉटन की जो डस्ट होती है, कॉटन का जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर आप इनहेल कर दो, उसकी वजह से आपको एयरवे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आए या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम कहते हैं बेसिनोसिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सार्कोइडोसिस। इसका सिर्फ लंग से वास्ता नहीं है, इसका हर ऑर्गन से वास्ता पड़ता है। और ये एक ऐसी रेयर कंडीशन है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे ना पैचेस बनने लग जाते हैं, स्वेलन टिश्यूज़ बनते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोमास। तो ये हर ऑर्गन में बन रहे होते हैं। तो जब हर ऑर्गन में बनेंगे तो साथ ही साथ हमारे लंग के अंदर भी बनेंगे, और लंग में जब बनेंगे तो वो हमारे पास पल्मोनरी प्रॉब्लम कॉज कराएंगे। और पल्मोनरी प्रॉब्लम जब होगी तो हमारे पास क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मिलेगा और क्रॉनिक कफ मिलेगी। ये हमारे पास कॉमन मैनिफेस्टेशन है। उसके अलावा ये एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है, तो उसकी वजह से इसके डायग्नोसिस के लिए आपको मल्टी सिस्टम की हिस्ट्री मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आई में क्या होगा, यूवेटिस होगा, आपको ये सिम्टम मिलेगा। न्यूरो प्रॉब्लम, एंजाइटी, फोकल नमनेस वगैरह इस तरह की चीज़ें ही मिल सकती हैं। कार्डियक में सिनकोप वगैरह मिल सकता है। स्किन के अंदर एरिथमा मिल सकता है आपको। सिमिलरली लिवर के अंदर आपको एल्कलाइन फॉस्फेट, केराटिन और कैल्शियम के लेवल्स में चेंज मिलेगा। और विटामिन डी के अंदर आपको चेंजेस मिलेंगी। तो इसके बाद लंग्स में तो आपको मिलेंगे ग्रेन्युलोमास मिलेंगे, जो कि आपको एक्सरे के अंदर नज़र आ सकते हैं, नोड्यूल्स बने हुए होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लूरल इफ्यूजन। अब ये प्लूरल इफ्यूजन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन तो हमें पता है कि भाई एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पे प्लूरल और फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, मतलब प्लूरा के अंदर, तो लंग्स और प्लूरा के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर समझे किसी ने पानी भर दिया। और जब पानी भरते हैं तो हमारे पास वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर एक ना फ्लैट नहीं रहता, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है। अब जैसे कि हमारे लंग का जिस तरह का शेप है, तो उसमें जब पानी भरेगा तो वो जाहिर सी बात है ऊपर से एक यू टाइप का शेप बनाता है।
वो जो यू टाइप का शेप होता है तो उसको हमने एक नाम दे दिया साइंटिफिकली मेनिस्कस साइन। सिमिलरली उसकी वजह से हमारे पास हार्ट के बॉर्डर्स एक्सरे के अंदर नहीं दिखते। तो हार्ट के बॉर्डर जब हमारे पास एक्सरे के अंदर नहीं दिखते तो उसके लिए हमारे पास एक और साइन है जिसको हम कहते हैं सिलहाउटे साइन। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप लोग सही कर देना। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मिलते हैं जैसे कि डिसेपनिया। डिसेपनिया का मतलब है आप जो कि ब्रीथ नहीं ले पा रहे, आपको ब्रीथलेसनेस की फीलिंग आ रही है और एक नॉन प्रोडक्टिव कफ मिलेगी। जाहिर सी बात है जब इतना सारा पानी भरा होगा तो आप सही से सांस पूरी नहीं ले पा रहे होगे जिसकी वजह से आपको डिस्पेनिया मिलेगा। सिमिलरली आपको आपकी जो प्लूरा है वो खिंच रही है, स्ट्रेच हो रही है, तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन भी आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो वो है अपना फ्लूइड है वो हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर है, लंग के अंदर नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ लंग के अंदर पानी नहीं आएगा तब तक आपकी कफ जो कि है प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो पानी आ रहा है तो लंग को लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो वो खांसी तो हो रही है लेकिन वो ड्राई हो रही है। अब और अगर इसका इसी की जगह हमारे यहाँ पे आ जाए प्लूरल एडिमा। प्लूरल एडिमा हमारे पास एल्वेलाई के अंदर जो कि है पानी भर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कफ क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी क्योंकि पानी जो कि है लंग के अंदर है। अब जो लंग के अंदर कौन सी जगह पे, एल्वेलाइज के अंदर है। अब जब एल्वेलाई के अंदर होगा तो एल्वेलाई आपको पता है अलग अलग जगहों पे जो कि गुच्छा बना के बैठे हुए। तो जब वो अलग अलग जगहों पे गुच्छा बना के बैठे हुए तो जब हम एक्सरे फिल्म में उसका एक्सरे लेते हैं तो वह एक्सरे हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो क्या है, बैट का विंग है जो हमारे पास चमगादड़ होता है उसके विंग की तरह अपीयरेंस देता है। और ये क्यों दे रहा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एल्वेलाई फिल है थ्रू आउट द लंग फील्ड। और तो जब एल्वेलाई फिल होते हैं तो वो कुछ इस तरह की अपीयरेंस देते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अभी थ्रू आउट द लंग फील्ड स्मोक मिल रहा है, लेकिन हमने जो कि इसको किसी ने बोला भाई कि मुझे ये लग रहा है बैट के जो चमगादड़ का जो पर है उससे सिमिलर लग रहा है, तो उन्होंने एक टर्म बना दी कि भाई बैट विंग अपीयरेंस होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ प्लस प्रोडक्टिव कफ और पैल्पिटेशन मिलेंगी। पैल्पिटेशन से मुराद ये है कि आपको पेशेंट को अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही होगी ड्यूरिंग इनहेलेशन या और एक्सहेलेशन। अब जो हमारे पास एक्सरे है वो बैट विंग अपीयरेंस रिवील कर रहा है, प्लस इसमें सिलहाउटे साइन हो सकता है कि गायब हो सकता है नहीं भी गायब हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका लंग जो कि कोलैप्स हो जाता है, एल्वेलाई जो कि सही से भर नहीं पा रहे होते हैं, एल्वेलाई पर्टिकुलरली कोलैप्स हो जाते हैं। अब वो एल्वेलाई अगर पूरे लोब के जो कि कोलैप्स होंगे तो पूरा लोब इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर पूरे लंग के एल्वेलाई कोलैप्स हो गए तो पूरे लंग का जो कि है एटेलेक्टेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिम्टम्स क्या मिलते हैं, शैलो एंड रैपिड ब्रीदिंग मिलेगी, ब्रीदिंग रेट जो कि इंक्रीज मिलेगा, वीजिंग मिलेगी, वीजिंग साउंड आएगा, कफिंग साउंड आएगा, और ये हमारे पास बहुत कॉमन रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर एनी सर्जरी। सर्जिकल हिस्ट्री के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप एटेलेक्टेसिस की तरफ जा सकते हैं। एक्सरे क्या रिवील करता है हमारे पास, एक हेमीडायफ्राम की एलिवेशन हो जाती है। हाइपरल्यूसेंसी का मतलब ये है कि आपका जो लंग फील्ड अफेक्टेड है वो थोड़ा डार्क फील होता है। डार्क इसलिए फील होता है क्योंकि लंग कोलैप्स हो गया है और बाहर के पूरे रीजन में भी हमारे पास क्या है, एयर है, तो हर जगह एयर है तो वो थोड़ा डार्किश अपीयरेंस देने शुरू हो जाता है। अच्छा, डार्किश हर दफ़े नहीं होता, कहीं कहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा वो होता है अपना वाइटिश अपीयरेंस भी होता है, स्नोइश टाइप का वाइट अपीयरेंस भी होता है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीज़ें देखी गई। और मेन क्या है, हमारे पास हेमीडायफ्राम एलिवेटेड हमेशा मिलेगा और लंग मार्जिन्स मिलती है। जो लंग कोलैप्स हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है प्लूरल स्पेसेस से, और हमारी जो रिप की जो कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसके थोड़ा अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने के बाद उसकी मार्किंग आ रही होती है, तो वो मार्किंग जो है आप कभी कभार डिमार्केट कर पाओगे अगर गौर से दिखेंगे तो। अब आगे चलते हैं, एक्सरे के अंदर देखते हैं कि एटेलेक्टेसिस किस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए वो जो अपना लंग फील्ड, जो रिमेनिंग लंग फील्ड है वो बहुत डार्क है, और उसके अंदर देखा जाए तो बराबर में वाइटिश अपीयरेंस है। एक तो नीचे स्नोई अपीयरेंस है, स्नोई अपीयरेंस से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा वाइटिश है, और थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे जो बहुत डार्क ब्लैक दिख रहा है। इसकी मार्जिन्स चेक करेंगे तो ये हमारे पास लंग मार्जिन्स आ जाती हैं जो कि कोलैप्स हुआ है। इसी तरह से आप देखो कॉस्टोफ्रेनिक और कॉस्टोकार्डिक एंगल्स भी गायब हैं, सिलोइटे साइन भी पॉजिटिव है इसके अंदर। तो कुछ इस तरह की हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है एटेलेक्टेसिस के एक्सरे की। सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ और एक्सरेज भी मैंने पढ़े हुए हैं, तो ये हमारे काम के हैं, कुछ पढ़ लेते हैं।
इन्फिल्ट्रेट्स आप देख लें कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स वगैरह की यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड होता है कि भाई यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स की मार्जिन्स दिखेंगी। मार्जिन्स किस तरह से दिखती हैं, वो तारों की तरह का समझ लो शेडो आ रहा होता है वाइट कलर का, वायर्स की तरह, कि भाई लंग की जो ये वायर सप्लाई है, करंट सप्लाई है, इस तरह से। तो ऐसे ही समझाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो इसके अंदर हमारे पास इस तरह से इन्फिल्ट्रेट्स दिखते हैं। नीचे आ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट्स हमारे पास न्यूमोनाइटिस वगैरह के अंदर, नमूनिया के अंदर कॉमन है। मास यहाँ पे ये छोटा सा जो कि नोड्यूल, जो कि सार्कोइडोसिस में इस तरह का हमें प्रेजेंटेशन मिल सकता है। यहाँ पे भी एक और नोड्यूल है, लेकिन ये बहुत छोटा नोड्यूल है, तो ये भी मिल सकता है। फिर आता है कार्डियोमेगैली। कार्डियोमेगैली का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो बड़ा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इट्स नॉर्मल साइज़। तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे एटलेक्टेसिस हुआ हुआ है या कुछ और हुआ हुआ है, कोई लंग का प्रॉब्लम हुआ है, बट एक्चुअली ये हमारे पास हार्ट का प्रॉब्लम है। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर आप इसकी डेमार्केशन देखोगे तो हमारे पास पूरा जो कि शुरू भी हार्ट से हो रहा होगा और ख़त्म भी हार्ट पे हो रहा होगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार ये तो हार्ट का प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर आप इस पेशेंट के देखोगे लेफ़्ट साइड का जो कि है यहाँ पे लंग फील्ड्स देखोगे तो वो हमारे पास प्रॉपर मिल रही होंगी। फिर नीचे जाते हैं, हमारे पास नमूनिया है। नमूनिया यहाँ पे देखें इन्फिल्ट्रेट जैसा ही दिख रहा है। और फिर आते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के अंदर हमारे पास जो कि अच्छा, न्यूमोथोरेक्स और एटेलेक्टेसिस में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है, इसमें आप देखिए लंग फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुई हुई है, और ख़ास करके अफेक्टेड लंग फील्ड तो बिल्कुल ही ज़्यादा ब्रॉड हुई हुई है और बहुत ज़्यादा क्या नाम है फैली हुई है और बहुत डार्क है। जबकि दूसरी साइड में हमारे पास इसमें मीडिएशनल शिफ्ट मिलेगा, ठीक है, मीडिएशनल शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, जबकि एटेलेक्टेसिस में मीडिएशनल शिफ्ट टू द सेम साइड मिलेगा। सही। फिर इसके बाद हमारे पास जो कि है यहाँ पे हमें लंग मार्जिन जो कि ज़्यादा मिल रही है, लंग जो कि बड़ा बड़ा दिखता है, यहाँ पे लंग छोटा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमारे पास एटेलेक्टेसिस का है और ये हमारे पास न्यूमोथोरेक्स है। एक तो शिफ्ट का चेंज आता है, दूसरा हमारे पास लंग जो कि है उसकी कैपेसिटी जो कि है, तो लंग फील्ड जो कि थोड़ी बड़ी दिख रही होती है यहाँ पे, वहाँ पे छोटी दिख रही होती है। इफ्यूजन के तरफ आते हैं। इफ्यूजन में हमारे पास क्या होगा? इफ्यूजन में हमारे पास किसी भी लोब को पकड़ते हुए हमारे पास वाटर आ सकता है, इसमें मेनिस्कस साइन मिलेगा। लेकिन अगर मिडिल लोब जब अफेक्टेड होते हैं तो वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें हमें मेनिस्कस साइन जो कि है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो कि समटाइम्स जो कि कुछ एक्सरेज दूसरे एक्सरेज से मिलते जुलते भी होते हैं और डिफरेंशियल बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। उस टाइप पे हमारे पास पेशेंट की हिस्ट्री को देखते हुए हम जो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लेते हैं, जैसे कि एटेलेक्टेसिस में शैलो और रैपिड ब्रीदिंग आ जाती है। इसी तरह से इफ्यूजन में हमारे पास प्रोडक्टिव कफ नहीं आती, ड्राई कफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि है ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई और सवाल हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।